पर्टिकुलर सेल है, इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है। जब ये मेडिसिन इससे बाइंड करती है तो इस सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली आप एक दूसरी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। हेलो चैंपियंस, फार्मेसी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोडायनामिक्स और इसके 20 एमसीक्यूज को स्टडी करने वाले हैं। अब फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, जो भी मेडिसिन आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके बॉडी के अंदर कैसे काम करती है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फार्माकोडायनामिक्स। तो इसी से जुड़े 20 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। फार्मेसी इंडिया से जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर से फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ फार्मेसी इंडिया की वेबसाइट pharmacyindia.co.in इसे विजिट कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, करंट अफेयर नॉलेज, सब्जेक्टिव ब्लॉक एंड कॉलेज डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी इंडिया से जुड़ सकते हैं। फार्मेसी इंडिया के जो अदर चैनल्स हैं, जैसे कि मेन चैनल फार्मेसी इंडिया, यहाँ पे आप सारे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फार्मेसी इंडिया प्लस चैनल, यहाँ पे आप सेमेस्टर एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जॉब्स के लिए फार्मेसी इंडिया जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे फार्मेसी इंडिया के अदर चैनल्स भी हैं, इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है? अब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर आपके बॉडी का सबसे बड़ा रिसेप्टर है, जो 70% से भी ज्यादा एक्टिविटीज अकेला कंट्रोल कर लेता है। इसे हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर बोलते हैं, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर बोलते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोलते हैं। सवाल यह है, इनमें से कौन सा रिसेप्टर है जो कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता? ऑप्शन ए मस्करेनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन बी अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर, ऑप्शन सी निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर, ऑप्शन डी बीटा एड्रेनो रिसेप्टर। तो जैसे कि हम जानते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में आते हैं 2 अल्फा एंड बीटा, मस्करेनिक रिसेप्टर में आते हैं 2, एक होता है मस्करेनिक, दूसरा होता है निकोटिनिक। अब मस्करेनिक में 3 सब टाइप्स है, एक होता है M1, एक होता है M2, तीसरा होता है M3। एंड निकोटिनिक में होते हैं 2, एक होता है न्यूरोनल एंड दूसरा होता है न्यूरोमस्कुलर। तो जो न्यूरोनल रिसेप्टर है ये आपके आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, एंड मस्करेनिक के 3, अल्फा के 2 एंड बीटा के 3, ये पांचों मेटाबोट्रोपिक और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। तो इसमें से जो निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर है ये आपका आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं, लिगैंड गेटेड आयन चैनल आपके बॉडी के वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। ये आपके बॉडी के अंदर बहुत इमीडिएटली एक्शन शो करता है, जिसके एग्जांपल में आता है निकोटिनिक रिसेप्टर, गाबा रिसेप्टर एंड 5-HT3 रिसेप्टर। फिर आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इसके साथ एक जी प्रोटीन जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड अल्फा के साथ होता है जीडीपी। और ये जो सब यूनिट है ये एक साथ मिलकर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसके एग्जांपल में है एड्रेनर्जिक अल्फा रिसेप्टर एंड एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर। फिर आता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है टायरोसिन काइनेस, और इसका एग्जांपल है इंसुलिन रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियर रिसेप्टर, जिसे हम इंट्रासेलुलर रिसेप्टर भी बोलते हैं। ये आपके बॉडी का वन ऑफ द स्लोवेस्ट एक्टिंग रिसेप्टर है। इसमें एग्जांपल है स्टेरॉइड्स, थायराइड हार्मोन्स रिसेप्टर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिसेप्टर व्हिच डेमोन्स्ट्रेट्स फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। इनमें से कौन सा रिसेप्टर है जो आपके बॉडी का वन ऑफ द फास्ट एक्टिंग रिसेप्टर है? आपके बॉडी के अंदर टोटल 4 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है आइनोट्रोपिक, एक होता है एंजाइम लिंक्ड, एक होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, एक होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। और इनमें से सबसे फास्ट एक्टिंग जो रिसेप्टर है, ऑप्शन ए न्यूक्लियर, ऑप्शन बी आइनोट्रोपिक, ऑप्शन सी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ऑप्शन डी इंसुलिन रिसेप्टर। तो इनमें से सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग जो रिसेप्टर है वो है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। इसे हम लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर भी बोलते हैं। एग्जाम में इस एरिया से क्वेश्चन आ चुका है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसे याद रख लीजिए। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होता है? और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं,
स्टेटमेंट क्यू, आर एंड पी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये हमें पहचानना है। बाइंड टू द सेम रिसेप्टर साइट एंड प्रोग्रेसिवली इनहिबिट अगोनिस्ट रिस्पॉन्स। क्या कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के एक्टिव साइट को ब्लॉक करके अगोनिस्ट की एंट्री ब्लॉक कर देता है, या फिर बाइंड्स टू द नॉन स्पेसिफिक साइट ऑफ टिश्यू, एक पर्टिकुलर टिश्यू के एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी साइट होती है क्या वो इससे बाइंड करेगा, या फिर इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस सब मैक्सिमल इफेक्ट। ये रिसेप्टर से ही कनेक्ट करता है लेकिन इसका एक्शन जो है वो मैक्सिमम से कम होता है। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जो होता है वो मेनली रिसेप्टर की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है एंड प्रोग्रेसिवली अगोनिस्ट के एक्शन को इनहिबिट करता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक साइट को बाइंड नहीं करेंगे एंड सब मैक्सिमल इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज क्यू। आर एंड पी जो है ये आपके गलत हो जाएंगे। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। सो बाकी के स्टेटमेंट्स अगर आप देखेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ता है। ड्रग दैट एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड अगोनिस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट। ठीक है, एक मेडिसिन है, ये एक पर्टिकुलर सेल है, इस सेल के ऊपर एक रिसेप्टर है। जब ये मेडिसिन इससे बाइंड करती है तो इस सेल की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सिमिलरली आप एक दूसरी मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, ये इसी रिसेप्टर को जब बाइंड होती है तो इस सेल की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये तो अपोजिट एक्शन हो गई, इसे आप क्या बोलेंगे? अगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल अगोनिस्ट और इनवर्स अगोनिस्ट। A drug that activates a receptor to produce an effect that is in opposite direction that of the recognized agonist, ये है आपका ओरिजिनल रिकॉग्नाइज्ड अगोनिस्ट, और ये है आपका वो ड्रग जो इस एक्शन को रिवर्स कर सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलता है इनवर्स अगोनिस्ट। इनवर्स अगोनिस्ट, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पार्शियल अगोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है? हैविंग द अफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, have only affinity, have only intrinsic activity, have low affinity but high intrinsic activity। पार्शियल अगोनिस्ट वो होते हैं जिनके पास अट्रैक्शन तो है, अफिनिटी तो है, लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी बहुत कम है। सो हैव अफिनिटी बट वेरी लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज नथिंग बट पार्शियल अगोनिस्ट, इज नथिंग बट पार्शियल अगोनिस्ट। तो पार्शियल अगोनिस्ट क्या होता है, अगोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये चीजें एग्जाम में पूछते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगोनिस्ट आर द ड्रग्स हैविंग व्हाट। अगोनिस्ट क्या होता है? ओनली अफिनिटी फॉर द रिसेप्टर। अगोनिस्ट के पास सिर्फ रिसेप्टर के लिए अफिनिटी होती है। डू यू हैव ओनली इंट्रिंसिक एक्टिविटी। क्या इनके पास सिर्फ सेल के अंदर की एक्टिविटी बदलने की कैपेसिटी होती है। अफिनिटी एंड मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इनके पास अट्रैक्शन भी है और सेल के अंदर का इफेक्ट चेंज करने की मैक्सिमम कैपेसिटी भी है। या फिर अफिनिटी विद वेरी लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, अफिनिटी तो है लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी बहुत कम है। तो ऐसी केस में अगोनिस्ट वो होता है जिसके पास अट्रैक्शन भी है एंड मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है। अट्रैक्शन भी है और वो सेल के अंदर की एक्टिविटी को बहुत ज्यादा मात्रा में बदल भी सकता है। दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट अगोनिस्ट। तो फुल अगोनिस्ट के पास अफिनिटी भी होती है एंड मैक्सिमम रिस्पॉन्स भी होता है, ये चीज याद करनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इनमें से कौन सा पर्टिकुलर ड्रग है जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को यूज नहीं करेगा? एपिनेफ्रिन, ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनालिन, इंसुलिन, डोपामाइन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जनरली आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है ये यूज करता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पाथवे। ये एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर पाथवे को यूज करता है, तो इसका जी प्रोटीन से डायरेक्ट कनेक्शन ना के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। बाकी की जो है एफिनेफ्रिन है, डोपामाइन जो है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, ये चीजें आपकी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पाथवे को यूज करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें याद करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द बॉडी? इनमें से कौन सा ड्रग एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है? एट्रोपिन, एलोप्यूरिनॉल, लेवोडोपा और मेटाक्लोप्रोमाइड। तो जनरली एंजाइम इनहिबिटर, एट्रोपिन तो मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। लेवोडोपा ये हम पार्किंसन डिसीज में यूज करते हैं अलॉन्ग विथ कार्बिडोपा। मेटाक्लोप्रोमाइड क्वेश्चन मार्क, एलोप्यूरिनॉल क्वेश्चन मार्क। दो ड्रग्स बचे। तो इसमें से एंजाइम इनहिबिटर जो है वो है एलोप्यूरिनॉल, जो xanthine ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब xanthine ऑक्सीडेज ये जो एंजाइम है ये यूरिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपकी बॉडी में गाउट प्रोड्यूस होता है। अगर आपने xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर दिया तो यूरिक एसिड नहीं बनेगा, एंड जब यूरिक एसिड नहीं बनेगा तो आपके बॉडी के अंदर गाउट का जो चांस है वो भी कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, एलोप्यूरिनॉल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल एंटागोनिज्म? केमिकल एंटागोनिज्म क्या होता है? ऑप्शन ए, टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म एन इनएक्टिव कंपाउंड। दो ड्रग्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक इनएक्टिव कंपाउंड बनाते हैं, क्या हम उसे केमिकल एंटागोनिज्म कहेंगे? टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म मोर एक्टिव कंपाउंड। दो ड्रग्स एक साथ जुड़कर एक पावरफुल कंपाउंड बनाएंगे। और टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। दो कंपाउंड्स एक साथ जुड़कर क्या ज्यादा वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं? या फिर टू ड्रग्स कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म मोर फैट सोल्यूबल कंपाउंड। सिंपल है, जब दो केमिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और वो एक दूसरे के एक्शन को कैंसिल आउट करता है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल एंटागोनिज्म। सो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। ड्रग एंटागोनिज्म बिटवीन एड्रेनालिन एंड हिस्टामाइन इज। एड्रेनालिन और हिस्टामाइन के बीच में कौन सा एंटागोनिज्म है? अब एड्रेनालिन आपके लंग्स के अंदर एक्ट करेगा तो ब्रोंको डायलेशन क्रिएट करता है। हिस्टामाइन लंग्स के अंदर एक्ट करता है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, फिजिकल एंटागोनिज्म और केमिकल एंटागोनिज्म। तो यहां पे हो क्या रहा है? एक एक्शन दूसरी एक्शन को अपोज कर रही है। जब एक एक्शन दूसरी एक्शन को अपोज करती है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। तो यहां पे एड्रेनालिन और हिस्टामाइन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गन तो सेम है, सो इट इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल एंटागोनिज्म। ये भी पॉइंट याद रखना। थेरापेटिक इंडेक्स में हम क्या चीज मेजर करते हैं? थेरापेटिक इंडेक्स में किस चीज का मेजरमेंट होता है? सेफ्टी, पोटेंसी, एफिकेसी और डोज वेरिएशन। थेरापेटिक इंडेक्स एलईडी फॉर्मूला, लीथल डोज डिवाइड बाय इफेक्टिव डोज। कितनी मेडिसिन देने से एनिमल की डेथ हो सकती है, कितनी मेडिसिन चाहिए इफेक्टिव एक्शन शो करने के लिए, इस रेशियो को बोलता है थेरापेटिक इंडेक्स। और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो मेडिसिन कितनी सेफ है। सो थेरापेटिक इंडेक्स इज ऑल अबाउट द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, द सेफ्टी ऑफ मेडिसिन। तो रेशियो ऑफ थेरापेटिक डोज, रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज टू इफेक्टिव डोज और लीथल डोज टू इफेक्टिव डोज इज कॉल्ड एज थेरापेटिक इंडेक्स। ये पॉइंट याद रखना। जी प्रोटीन रिसेप्टर्स आर, जी प्रोटीन रिसेप्टर जो होता है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है? दे आर मोनोमेरिक, दे आर डायमेरिक, दे आर ट्राइमेरिक, दे आर टेट्रामेरिक। तो जनरली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होता है वो साइज में बहुत बड़े होता है एंड दे आर मोनोमेरिक। जनरली सिंगल फॉर्म में अवेलेबल होता है, सो इट इज ऑप्शन ए, मोनोमेरिक स्ट्रक्चर। A receptor for which no endogenous mediator or ligand is at present known as what? अगर कोई रिसेप्टर है सेल के ऊपर लेकिन उसे बाइंड करने के लिए कोई वेल नोन अगोनिस्ट है ही नहीं, कोई कंपाउंड है ही नहीं, तो उस पर्टिकुलर रिसेप्टर को क्या बोलेंगे? साइलेंट रिसेप्टर, स्पेयर रिसेप्टर, ऑर्फन रिसेप्टर, फॉल्स रिसेप्टर।
तो जिस रिसेप्टर के पास अपना लिगैंड है ही नहीं, उस रिसेप्टर को हम बोलते हैं ऑर्फन रिसेप्टर, जिसके साथ कोई बाइंड नहीं कर रहा है। स्पेयर रिसेप्टर वो एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स होते हैं आपके बॉडी में। मान लेते हैं ये आपकी सेल है, आपके सेल के ऊपर 3 ऐसे रिसेप्टर है, एक केमिकल से एक रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, लेकिन ये 2 खाली बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड एज स्पेयर रिसेप्टर। चल आगे जाता है। If increase in the concentration of secondary messenger takes place, it leads to what? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के कारण अगर आपके बॉडी में सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उसके बाद क्या होगा? सिंपल है, प्रोटीन काइनेसिस का एक्टिवेशन होगा और वो प्रोटीन काइनेसिस हमें मदद करेंगे अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। सो ऑप्शन ए, इनहिबिशन ऑफ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन काइनेस, नो। प्रोटीन काइनेस एक्टिवेशन, यस। Blocking of interaction between the receptor and the effector, no. Antagonism with endogenous ligand, no. तो जनरली प्रोटीन काइनेसिस का जो एक्टिवेशन है वो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल करता है इन केस ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर। बायो से हम किस चीज के लिए कैरी आउट करते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बायो से? टू मेजर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग, टू अवॉइड clinical trials for new drugs, to detect impurity in given drug, to screen for pharmacogenetic influences on new drugs। तो जनरली जो बायो से हम कैरी आउट करता है उससे हमें पता चलता है कि वो मेडिसिन फार्माकोलॉजिकली कितने एक्टिव है, उस मेडिसिन का आपके बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो जो स्टडी होता है वो सारा बायो से के अंदर कैरी आउट होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Which of the following is an example of competitive enzyme inhibition? इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होता है? What is the meaning of competitive inhibition? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है? ये आपकी सेल है, आपके सेल के ऊपर ये एक्टिव साइट है। अब इस साइट के साथ 2 केमिकल्स कॉम्पीट कर रहे हैं, केमिकल ए एंड केमिकल बी। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही कि यहाँ पे बाइंड कौन करेगा। तो ऐसा कॉम्पिटिशन कहाँ पे होता है? एसिटाजोलामाइड वर्सेस कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, डेगॉक्सिन्स Na+K+ ATPase एंजाइम, सल्फोनामाइड्स, फोलेट सिंथेज, थियोफाइलिन, फॉस्फोडाइस्टरेज। तो जनरली कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म जो है वो एसिटाजोलामाइड एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के बीच में होता है। सो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? एक्टिव साइट के साथ कौन सा केमिकल है जो कॉम्पीट कर रहा है ताकि वो वहां पे बाइंड कर सके। सो अदर ऑप्शंस जो है उनकी इंटरेक्शन अलग तरीके से होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन अकर्स व्हेन इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स व्हिच रिजेंबल्स द नॉर्मल सबस्ट्रेट्स बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड प्रिवेंट्स सबस्ट्रेट फ्रॉम द बाइंडिंग। सिंपल है, वही पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट? एसिटाजोलामाइड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के साथ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म शो करता है। ठीक है, चलो। तो एसिटाजोलामाइड एक डाययूरेटिक है, ये पॉइंट याद रखना। डाययूरेटिक्स हम कब यूज करते हैं? जब किसी इंसान को हाइपरटेंशन या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है तब। ऑल आर द इंट्रासेल्युलर सेकेंडरी मैसेंजर इन रिसेप्टर मेडिएटेड सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्सेप्ट वन। इनमें से कौन है जो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता? साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डायएसाइल ग्लिसरॉल, जी प्रोटीन। अब देखिए, सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल में हमारे पास होता है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयंस, इसी के साथ होता है नाइट्रस ऑक्साइड, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डायएसाइल ग्लिसरॉल। ये सारे हमारे सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जी प्रोटीन जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल का पार्ट नहीं है, ये तो हमारे रिसेप्टर का पार्ट है। सो आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी। रिसेप्टर विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज, इसमें से कौन सा रिसेप्टर है जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए इंसुलिन रिसेप्टर, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन रिसेप्टर, ऑप्शन डी हिस्टामाइन रिसेप्टर। अब एंजाइमेटिक रिसेप्टर मतलब हमारा इंसुलिन रिसेप्टर होता है।
इसके पास टायरोसिन काइनेसिस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट आता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। When the optimal therapeutic dose effect becomes suboptimal above and below a narrow range of doses is called as what? ठीक है, एक पर्टिकुलर डोज में आपका इफेक्ट शुरू हो जाता है और एक पर्टिकुलर डोज के बाद थेरेपेटिक एक्शन आपकी खत्म होती है एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स आपके शुरू हो जाते हैं। उस पर्टिकुलर रेंज को क्या बोलते हैं? सब मैक्सिमल इफेक्ट, डिसेंसिटाइजेशन, थेरेपेटिक विंडो और नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो थेरेपेटिक विंडो वो होती है जहां पे एक्शन शुरू होती है एंड जहां पे एक्शन खत्म होती है, दैट इज थेरेपेटिक विंडो। सो इट इज ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन? थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग कहां पे ज्यादा यूजफुल है? मिनिमल इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रिस्पॉन्स, drug with irreversible action, drug actions last longer than the blood levels, और cases of poisoning। अब थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम तब करता है जब किसी इंसान के बॉडी के अंदर कोई मेडिसिन फार्माकोकाइनेटिकली बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अलग अलग इंसान में उस पर्टिकुलर मेडिसिन के फार्माकोकाइनेटिक एक्शंस अलग अलग हो सकता है। अब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोलता है कि वो जो मेडिसिन है उसको हमें थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अंडर लाना पड़ेगा, उसका सेफ्टी प्रोफाइल हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी डोज अगर ऊपर नीचे हुआ तो किसी इंसान की जान जा सकती है। सो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो है ये हमें एक्चुअल में मदद करता है कि उन मेडिसिन का टेस्टिंग करने के लिए जिनका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल पेशेंट टू पेशेंट चेंज हो रहा है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज केसेस ऑफ ड्रग पॉइजनिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सो ऐसी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए फार्मेसी इंडिया से जुड़े रहिए। फार्मेसी इंडिया प्रो चैनल के ऊपर आपको सारे एमसीक्यूज मिलेंगे टॉपिक वाइज, जो आप केडी त्रिपाठी नाम के बुक से भी पढ़ सकता है। उसमें थ्योरी बहुत अच्छे से दी है, वहीं से हम एमसीक्यूज को आपको प्रिपेयर करके आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपकी मदद कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, फेस इट, फाइट इट, अचीव इट।